हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेज में मैं शंकर झा स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संघ और उसका राज्य क्षेत्र करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रस्तावना को पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। तो अगला जो टॉपिक हो जाएगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले आपके लिए जो कुछ सूचनाएं हैं, कुछ नई सूचनाएं हैं, आप उसको जान लें, फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो YouTube चैनल आमंत्रण क्लासेज और जो आपका ऐप आमंत्रण क्लासेज ऐप है, इस दोनों पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो सबसे पहली सुविधा आपको इस पर यूपीएससी और प्रत्येक राज्य लोक सेवा आयोग के लिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी का क्लास होता है वो आपको मिलता है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। दूसरा, आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, जिसके तहत मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन और मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज का जो होगा वो आपको मॉडल आंसर भी मिलेगा। तीसरा, आपको सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का क्लास लेक्चर मिलेगा। अभी आपको करंट अफेयर्स और पॉलिटी की क्लास मिल रही है, आने वाले समय में प्रत्येक विषयों का क्लास मिलेगा। चौथा, आपके लिए क्या है कि भूगोल और इतिहास ऑप्शनल पेपर का भी क्लास अरेंज होगा, बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। साथ ही साथ आपके लिए निबंध की कक्षाएं भी आयोजित की जाएगी। और इस संदर्भ में आपको कोई भी क्वेरी है तो आप ये मेरे मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या है कि आप जो आमंत्रण क्लासेस मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी के थ्रू आप क्लास लिंक मिलेगा, आपको क्लास टाइम टेबल मिलेगा और क्लास पीडीएफ भी मिलेगा। कई पीडीएफ करंट अफेयर्स के मैंने अपलोड किए हैं जो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने पहले बताया कि अब मेरा क्लास आप मेरे ऐप आमंत्रण क्लासेज ऐप पर भी देख सकते हैं। ये ऐप का लिंक है, इस लिंक के थ्रू आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको इस ऐप पर जो विशेष अपॉर्चुनिटी है, जो विशेष सुविधा है, वो आप प्राप्त कर सकें। और साथ ही साथ एक मैं नई शुरुआत करने जा रहा हूं। तो बीपीएससी का जो आने वाला 2 एग्ज़ाम है, एक 67वीं बीपीएससी का है और सीडीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन एग्ज़ामों के लिए मैं बिहार का भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, और जो भूगोल और पर्यावरण पारिस्थितिकी बिहार से संबंधित पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र रहे हैं, तो उसका मैं एनालिसिस करूंगा। ये क्लास जो होगा लाइव क्लास होगी, आमंत्रण क्लासेज ऐप पर होगी, और ये 25 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। इसकी समय मैंने 4 से 5 PM रखा है और नॉमिनल फ़ी केवल 1100 फ़ी रखा है। तो आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, और जो भी आप लोगों में से बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप आइए, क्योंकि बिहार के भूगोल, अर्थव्यवस्था से संबंधित, भारत के भूगोल, पूरे भूगोल नहीं लेकिन जो क्वेश्चन आने वाले सेगमेंट होते हैं, वो जो विश्व का है, मानचित्र का सेगमेंट कुछ वो, और पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो आपको कराएंगे। तो आप अपने मोबाइल के थ्रू या लिंक के थ्रू इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि 25 तारीख से लाइव इस पर हम लोग मिलेंगे और बहुत ही नॉमिनल फ़ी है। तो इस संदर्भ में यदि आपके पास कोई भी क्वेरी है तो बेशक आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 90 का जो ये नंबर है, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करेंगे तो हमसे आपकी बातचीत हो जाएगी। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का क्या नाम हो जाएगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो संघ और राज्य क्षेत्र पर जो हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें किस किस तरीके से चर्चा करेंगे और क्या होगा वो आप ध्यान से एक लिस्टिंग हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो इस टॉपिक में जो हम चर्चा करेंगे, कौन कौन सा पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हो जाएगा कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो इसका क्या अर्थ होगा। राज्यों के संघ का क्या अर्थ होता है, राज्यों के संघ का अर्थ, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा जो इसमें टॉपिक हो जाएगा वो कौन सा टॉपिक हो जाएगा कि भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश की क्या प्रक्रिया है। भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश कैसे हो सकता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, नए राज्यों का प्रवेश। तीसरा इस टॉपिक में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो क्या हो जाएगा, तो राज्य पुनर्गठन संबंधी जो संसद की शक्ति है, राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया
और राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया और इस संबंध में जो संसद की शक्ति है, इस संबंध में संसद की शक्ति के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि संदर्भ में संसद की क्या शक्ति है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा, चौथा जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जो कुछ डिबेटियल प्रश्न होगा कि क्या आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, क्या जो आर्टिकल 2 है और जो आर्टिकल 3 है, क्या आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो संसद की शक्ति है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो 3 के तहत संसद की शक्ति जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संसद की शक्ति संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है या नहीं, अभी मैं क्वेश्चन टैग दे देता हूं, आगे इस पर बहस होगी कि क्या इसे माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा, क्या इसमें स्थिति है, ये हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों का जो उद्भव हुआ है वो केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों का जो उद्भव है वो किस प्रकार से हुआ है। राज्यों का उद्भव यानी उद्भव करने का अर्थ है कि राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो केंद्र शासित प्रदेशों का उद्भव और राज्य निर्माण की प्रक्रिया है, बेसिकली आप इसे मान लें कि 1950 से लेके वर्तमान समय तक 2021 तक किस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, किस प्रक्रिया से, इसमें हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। छठा जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यों के नामों में जो परिवर्तन हुए हैं, नामों में परिवर्तन, तो उसकी भी हम लोग एक लिस्टिंग कर लेंगे कि नामों में जो परिवर्तन हुए हैं वो छठा। फिर जो सातवां टॉपिक इसमें हो जाएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण इस सेगमेंट का टॉपिक होगा वो हो जाएगा कि भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में तुलना। भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में क्या अंतर है, तो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में तुलना। ये प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मेंस में 2018 में भी पूछा था। और आठवां इसमें जो टॉपिक हो जाएगा वो क्या टॉपिक हो जाएगा, तो बड़े राज्य बनाम छोटे राज्य, बड़े राज्य बनाम क्या हो जाएगा, छोटे राज्य। क्योंकि कई बार यह तर्क दिया जाता है कि विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए छोटे राज्य का होना आवश्यक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या वास्तव में छोटे राज्य विकास की प्रक्रिया के लिए जरूरी है या किस तरीके से चीजें हैं। आठवां, नौवां हम इसमें यहीं पर चर्चा करेंगे विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का जो दर्जा का प्रावधान है, विशेष राज्य दर्जा का प्रावधान। तो विशेष राज्य दर्जा का क्या प्रावधान है या इसे समाप्त कर दिया गया है, क्या चीजें हैं इसमें, इस पर हम लोग बहस करेंगे। तो ये जो 3 टॉपिक है ये बेसिकली क्या है कि मोस्ट जो VVI टॉपिक आप कहते हैं वो है, क्योंकि ये UPSC और स्टेट PCS किसी के मेंस में आ सकता है। और साथ ही साथ इस तरफ का जो टॉपिक है, जो राज्य के संघ का क्या अर्थ है, भारतीय संघ में नए राज्यों का क्या प्रवेश है, राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया और संबंध में संसद की क्या सकती है, ये प्री कम मेंस दोनों में आ सकता है, लेकिन ये प्री ओरिएंटेड टॉपिक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं संक्षिप्त में कि जो संविधान का ये संघ और राज्य का जो क्षेत्र है ये कहाँ पर वर्णित है और किस प्रक्रिया में, तो संघ और उसका राज्य, संघ और उसका राज्य, यहाँ से हम लोग चर्चा करते हैं संघ और उसका जो राज्य है वो। तो संघ और उसका राज्य जो है बेसिकली इसका प्रावधान कहाँ पर किया गया है, तो बेसिकली ये संविधान के भाग 1 में इसका वर्णन किया गया। सभी को पता होगा
कि संविधान का जो भाग 1 है, जहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत होता है मूल रूप से, तो संविधान के भाग 1 में, और इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो इस भाग में कुल 4 अनुच्छेद हैं, यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है, क्योंकि 5 से जो है वो नागरिकता वाला शुरू हो जाता है। तो संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक में इसका वर्णन किया गया है। तो अब जो अनुच्छेद 1 में शामिल है विषय वस्तु, वो क्या है, आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला हो जाएगा कि अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 1 और उसमें शामिल प्रावधान, संविधान का अनुच्छेद 1 और उसमें क्या है, और उसमें शामिल प्रावधान। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है और उसमें क्या क्या प्रावधान शामिल है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 1 और उसमें जो प्रावधान है, तो सबसे पहले संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि इंडिया अर्थात भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा। इसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात क्या है, इंडिया अर्थात भारत जो होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, ये इसमें वर्णित है। लेकिन अब जब हम लोग इसका विश्लेषण करते हैं कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, तो इसमें 2 चीज़ें या 2 विषय वस्तु का बोध होता है। 2 विषय वस्तु किसका बोध होता है, तो इसमें एक देश के नाम के बारे में पता चलता है, एक देश के नाम के बारे में पता चलता है, एक देश के नाम के बारे में। और दूसरा हमें इससे ये पता चलता है कि भारतीय संघ क्षेत्र में या भारतीय संघ में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है। भारतीय संघ में शामिल क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी मिलती है, शामिल क्षेत्र के बारे में। तो आर्टिकल 1 का जो प्रावधान है, जिसमें इंडिया अर्थात भारत को राज्यों का संघ कहा गया है या संघ होगा, तो उससे 2 चीज़ों की जानकारी मिलती है, एक देश का नाम। तो इस हिसाब से हमें पता चलता है कि भारत इंडिया का 2 नाम है, एक इंडिया और दूसरा क्या है, इंडिया और भारत नाम से अपने देश को जाना जाता है। यूएनओ में जो भारतीय नाम का प्रतिनिधित्व है वो इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। तो हमारे संविधान में भी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी हमारे देश को इंडिया या भारत के नाम से संबोधित किया जाता है। हम हिंदुस्तान बोलते हैं, आर्यावर्त बोलते हैं, जम्बू द्वीप बोलते हैं, जो भी ये चीज़ें बोलती है, हमारी कल्चरल लेगेसी, हमारे जो ऐतिहासिक विशेषताएं रही है उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली भारत को इंडिया या भारत के नाम से जाना जाता है। दूसरा, जो भारतीय संघ क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल होगा, इसकी हमें जानकारी मिलती है। इसमें 3 क्षेत्र शामिल होगा जिसके बारे में हमें जानकारी। सबसे पहले इसमें क्या होगा, राज्यों का क्षेत्र इसमें शामिल है। पहला कौन सा क्षेत्र शामिल है, तो राज्यों का क्षेत्र शामिल है। दूसरा इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल है, तो संघ क्षेत्र शामिल है, संघ शासित प्रदेश हो जाएगा, यंग संघ शासित क्षेत्र शामिल है। और तीसरा इसमें कौन शामिल होगा, तो तीसरा इसमें शामिल होगा ऐसा क्षेत्र जो किसी समय भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया जाता है। ऐसा क्षेत्र जो किसी समय क्या होगा, किसी समय भारत सरकार द्वारा, किसी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा क्या होगा, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा। तो भारत सरकार के द्वारा जो अधिग्रहित किया जाएगा वो क्या हो सकता है, संधियों के माध्यम से हो सकता है। अगर 2 मुल्कों के बीच किसी प्रकार के संघर्ष की स्थिति बनती है, उसमें भारत की विजय होती है, कोई क्षेत्र भारत ऑक्युपाई करता है, तो वो हो सकता है। तो इस प्रक्रिया से तो आर्टिकल 1 जिसमें भारत को अर्थात इंडिया भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, इसका जब हम विश्लेषण करते हैं
तो इस आर्टिकल से दो सब्जेक्टिव चीज़ों की हमें जानकारी मिलती है। एक कि हमारे देश का क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में हमारे देश का किस नाम से हमारा देश जाना जाता है, और भारतीय संघ क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल होगा, ये इसमें वर्णित है। अब जो संविधान का अनुच्छेद 2 शामिल है, जो संविधान का अनुच्छेद 2 शामिल है, तो दूसरा जो अनुच्छेद है आर्टिकल 2, और आर्टिकल 2 में जो शामिल प्रावधान है, इसमें क्या क्या प्रावधान शामिल है, शामिल प्रावधान, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। शामिल प्रावधान, तो जो अनुच्छेद 2 है भारतीय संविधान का, यह अनुच्छेद क्या कहता है, तो यह अनुच्छेद कहता है कि जो अनुच्छेद कहता है कि मूल रूप से क्या कहता है कि जो भारतीय राज्य क्षेत्र है, इसमें नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा। तो ये कहता है कि इसमें नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, नए राज्यों के प्रवेश के बारे में जानकारी दी गई है। नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, इसके बारे में बताया गया। नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 2 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 2 में जो नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, इसके बारे में जो बताया गया है, तो इसके तहत क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश करने की जो शक्ति है वो किसके पास है, तो ये शक्ति है संसद के पास है, भारतीय संसद के पास है, भारतीय संसद के पास है। जाहिर सी बात है कि विधायिका के पास होगा ये अधिकार, तो भारतीय संसद के पास है। और इसमें किस तरीके से हो सकता है, तो 2-3 तरीके से नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है। पहला इसमें तरीका हो सकता है कि संसद विधि के माध्यम से ऐसा करे। पहला इसमें प्रक्रिया क्या हो सकता है कि संसद विधि के माध्यम से ऐसा करे, संसद विधि के माध्यम से करे, यानी कि कानून प्रक्रिया, कानून बनाकर उसके माध्यम से नए राज्यों का प्रवेश करे। दूसरा प्रक्रिया ये भी हो सकता है कि जो निर्बंधनों के माध्यम से यह काम हो सकता है। निर्बंधनों इसके माध्यम से, तो संसद निर्बंधनों के माध्यम से भारतीय संघ क्षेत्र में नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है। और तीसरा यह भी पॉइंट लिखा हुआ है कि संसद जो ठीक समझे। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि संसद जो ठीक समझे, संसद जो ठीक समझे। तो इस प्रक्रिया से ये क्या हो गई, जो नए राज्यों का प्रवेश होगा, ये एक तरीके से क्या हुआ कि किस प्रक्रिया के तहत नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश हो सकता है, इसके बारे में दिया गया है। तो ये सारी शक्तियां किसके पास है, संसद के पास है। और संसद किस तरीके से, तो विधि निर्माण करके कर सकती है, निर्बंधनों के माध्यम से कर सकती है, और संसद को जो ठीक लगे, जो ठीक समझे, उसके माध्यम से ये कर सकते हैं। इस अनुच्छेद में जो नए राज्यों का प्रवेश होगा, इसमें 2 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। किस प्रकार के, 2 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। या हम जब अनुच्छेद 2 की व्याख्या करते हैं तो 2 प्रकार की शक्तियों का इसमें उल्लेख किया गया है। 2 प्रकार की शक्तियों का क्या उल्लेख किया गया है, इसमें एक नए राज्य का भारतीय संघ में शामिल होना। नए किसका, नए राज्य जो होंगे, नए राज्य का भारतीय संघ में शामिल होना। किसमें, तो नए राज्य का भारतीय संघ में शामिल होना। सबसे पहला तो इसमें यह है, और इसका क्या अर्थ निकलता है ये आपको बताते हैं। तो नए राज्य का भारतीय संघ में शामिल होना, पहला इसका उल्लेख है। और दूसरा जिसमें उल्लेख है, नए राज्यों के गठन करने की संसद की शक्ति। नए राज्यों के गठन करने की, नए राज्यों के गठन करने की किसकी शक्ति, तो गठन करने की संसद की शक्ति जो है, संसद की शक्ति के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है।
तो अब इसका अर्थ ये निकलता है कि ये जो 2 पॉइंट है, पहला प्रावधान उन राज्यों को लेकर है जो अभी अस्तित्व में नहीं है। पहला प्रावधान यानी यह प्रावधान किसके लिए है? तो यह प्रावधान उन राज्यों के लिए है, यह प्रावधान उन राज्यों के लिए जो अभी अस्तित्व में नहीं है, उन राज्यों के लिए जो अभी अस्तित्व में नहीं है। किस में नहीं है? जो अभी अस्तित्व में नहीं है। तो अब आप सोच रहे हैं कि जब अस्तित्व में नहीं है तो किस प्रकार से राज्य का गठन हो सकता है, उस पर जरा हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा प्रावधान उन राज्यों के लिए है, नए राज्यों का भारतीय संघ में शामिल होना है। सॉरी, इसमें एक अस्तित्व में नहीं है को हटा के हम लोग करेंगे अस्तित्व में है। तो पहला प्रावधान किसके लिए है कि जो अभी अस्तित्व में है उसके लिए क्या किया गया है? पहला प्रावधान है जो अभी अस्तित्व में है। जबकि दूसरा किसके लिए हो जाएगा कि जो नए राज्य अभी अस्तित्व में नहीं है वो कैसे भारतीय संघ में प्रवेश करेंगे। जो अस्तित्व में नहीं है, जो अस्तित्व में नहीं है, उसका क्या होगा? जो अस्तित्व में नहीं है उसके गठन को लेकर, अस्तित्व में नहीं है उसके गठन को लेकर, किसको लेकर? तो उसके गठन को लेकर। तो इसका एक पॉइंट और अर्थ निकलता है, पहले इसको लिख लेते हैं फिर हम लोग इस पर और क्लियर कर लेंगे। तो यदि वो अस्तित्व में नहीं है, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ दूसरे वाले में कि अर्थात आर्टिकल 2 के तहत, किसके तहत? आर्टिकल 2 के तहत अब भारतीय संघ के हिस्से नहीं है, भारतीय संघ के क्या है? भारतीय संघ के हिस्से नहीं है, भारतीय संघ के हिस्से नहीं है, भारतीय संघ के हिस्से नहीं है के प्रवेश और गठन के संदर्भ में, के प्रवेश किसके संदर्भ में? के प्रवेश और गठन के संदर्भ में, प्रवेश और किसके संदर्भ में? प्रवेश और गठन के संबंध में हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा? यहाँ पे आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 के प्रावधानों को कंबाइंड रूप से समझते हुए आना होगा। अभी आर्टिकल 1 में हम लोगों ने देखा है कि इसमें 3 क्षेत्रों का वर्णन है। एक जो राज्य क्षेत्र कौन होगा भारत का, जो है वो जो संघ शासित प्रदेश है वो, और तीसरा जो है कि ऐसा क्षेत्र जो अभी किसी भी समय भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा जो अधिग्रहित किया जाएगा वह कैसे? चूंकि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत एक संप्रभु राज्य है और संप्रभु राज्य होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत क्या कर सकता है भारत? किसी देश के जो भूभाग हैं, किसी विदेशी क्षेत्र का वो अधिग्रहण कर सकता है। और यह अधिग्रहण किसके द्वारा हो सकता है? सत्तांतरण के द्वारा हो सकता है कि यदि ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी संधि के तहत या उपहार के तहत दिया जाता है, या भारत सरकार खरीद कर ले। तो संधि, उपहार या खरीद कर ले। और यदि युद्ध होता है तो यदि युद्ध में हार जीत के आधार पर कोई ऐसी चीजें निकल कर सामने आती है तो उसके आधार पर भारत ऐसे भूखंड को क्या कर सकता है? अधिग्रहित कर सकता है। अब अनुच्छेद 2 जो कहता है वो कहता है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो राज्य अभी भारतीय संघ के हिस्सा नहीं है, अनुच्छेद 2 यही कहता है कि जो राज्य अभी भारतीय संघ के हिस्सा नहीं है वो राज्य कैसे भारतीय संघ में शामिल होंगे, इसके बारे में इसमें प्रावधान है। कैसे होंगे? तो इसमें 2 प्रकार की शक्तियों का प्रावधान किया गया है। कौन कौन सा? तो एक है नए राज्यों का भारतीय संघ में शामिल होना। नए राज्यों का भारतीय संघ में शामिल होने का अर्थ है कि यह प्रावधान उन राज्यों के लिए है। किसके लिए है? तो यह प्रावधान उन राज्यों को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में हैं। तो उनका कैसे भारतीय संघ में प्रवेश होगा वो, और कैसे होगा उसकी प्रक्रिया ऊपर मैंने बताई है। और दूसरा जो इसमें शक्ति है वो ये है कि नए राज्यों के गठन करने के संसद की जो शक्ति है वो,
ये उसके बारे में प्रावधान है जो अभी अस्तित्व में नहीं है। जो अभी क्या है कि अस्तित्व में नहीं है, उसके गठन को लेकर है। अर्थात अनुच्छेद 2 को भारतीय संघ के हिस्से नहीं है, जैसे मैंने पहले ही कहा, उनका प्रवेश और गठन कैसे होगा वो तो पहले से है, उनका प्रवेश कैसे कराना है तो इसका प्रावधान इसमें दिया हुआ है। और पहले से गठन में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, अब उसका गठन होना तो उसका प्रावधान ये हो गया। ये कौन सा होगा तो यदि भारत सरकार किसी संधि, किसी समझौते, किसी युद्ध के बाद कोई विदेशी क्षेत्र भारत को मिलता है, अधिग्रहित करता है, तो यदि वो पहले से गठित राज्य है तो पहली प्रक्रिया के तहत, और यदि वो पहले से गठित नहीं है और उसका गठन करना है तो फिर दूसरी प्रक्रिया के तहत होगा। अब इस संदर्भ में क्या है कि संसद के पास कितने प्रकार की शक्ति है इन अनुच्छेद 2 के संदर्भ में, तो ये जो प्रक्रिया होगी किस तरीके से होगी कि संसद विधि के माध्यम से ऐसा करेगी। दूसरा है कि निबंधनों के माध्यम से ऐसा संसद कर सकती है। और तीसरा क्या है कि संसद जो ठीक समझे, जो उचित समझे, उसके द्वारा कर सकती है। तो आर्टिकल 2 का जो क्लॉज है वो आर्टिकल 1 का जो लास्ट भारतीय संघ क्षेत्र का जो क्षेत्र होगा उससे संबंधित है, जिसको आपको उससे कोरिलेट करके समझना है कि भारतीय सरकार यदि कोई विदेशी क्षेत्र अधिग्रहित करता है तो उसका भारतीय संघ में कैसे विलय होगा, उस प्रक्रिया का वर्णन करता है आर्टिकल 2। अब जो आर्टिकल 3 में प्रावधान है वो क्या इसमें शामिल है वो आप एक बार देख लीजिए। तो आर्टिकल 3 पर जाने से पहले, जैसे मैंने पहले ही कहा कि 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ का एग्ज़ाम जो है सो बहुत नज़दीक है, तो आप लोगों में से यदि कोई भी बीपीएससी का तैयारी करना चाह रहा है तो मेरे साथ अवश्य जुड़े। आप जुड़कर जो है सो एक अच्छी स्थिति को महसूस करेंगे। इसमें मैं बिहार का भूगोल हर एक सेक्शन जो है कराऊंगा, और ये 25 नवंबर से लाइव क्लास होगा आमंत्रण क्लासेज ऐप पर। तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और 4 से 5 PM में ये क्लास होगी, और फीस केवल नॉमिनल है, 1100 रुपया मैंने फीस रखा है। तो ज़रूर आप इस क्लास से लैब में हमसे जुड़िए, ज़रूर जुड़िए। तो अनुच्छेद 3 में जो शामिल प्रावधान है वो क्या कहता है और किसके बारे में है वो हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो जो अनुच्छेद 3 है वो क्या कहता है और किस तरीके से है। अनुच्छेद 3 में क्या हो जाएगा, शामिल प्रावधान। अनुच्छेद 3 में शामिल प्रावधान। तो जो अनुच्छेद 3 है और इसमें जो शामिल प्रावधान है वो क्या क्या प्रावधान शामिल है। तो इस अनुच्छेद के तहत क्या है कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाया जाना। पहला इसमें क्या प्रावधान शामिल है कि किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ाना, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ाना, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ाना। ये किसके पास होगा, शक्ति तो संसद के पास। दूसरा इसमें क्या शामिल है, तो इसी प्रकार किसी राज्य क्षेत्र को क्या करना, घटाना। यदि बढ़ाया जा सकता है तो किसी राज्य क्षेत्र को क्या किया जा सकता है, उसके क्षेत्रफल को, एरिया को कम भी किया जा सकता है। तीसरा इसमें क्या शामिल हो जाएगा, किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन। किसी राज्य के किसमें, तो किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन, किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन, किसी राज्य के ज्योग्राफिकल जो बाउंड्री है उसमें परिवर्तन। तीसरा, चौथा इसमें और क्या शामिल है, तो किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन। अभी आपने देखा होगा कि 1950 से लेकर अभी तक कई राज्यों के नाम परिवर्तित हो चुके हैं। तो नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 का प्रावधान। जो पांचवा इसमें प्रावधान शामिल है वो क्या है कि 2 या उससे अधिक राज्यों का क्षेत्र मिलाकर, 2 या उससे अधिक राज्यों का क्षेत्र मिलाकर, राज्यों का क्षेत्र शामिल कर क्या करना, तो 2 या उससे अधिक राज्यों का क्षेत्र शामिल कर एक नए राज्य का निर्माण करना। शामिल कर एक नए राज्य का निर्माण करना। एक नए राज्य का क्या करना, एक नए राज्य का निर्माण करना। तो ये जो है इसमें शामिल है। अनुच्छेद जो 3 है
उसमें ये 5 प्रावधान शामिल है। और ये जो 5 प्रावधान शामिल है, इसके संदर्भ में शक्ति किसके पास है? ये सारी शक्तियां भारतीय संसद के पास है, भारतीय संसद के पास। यानी इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 3 में जो शामिल प्रावधान है वो क्या है कि किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ाना या घटाने के संसद की शक्ति, किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति, किसी राज्य के नाम परिवर्तन करने की संसद की शक्ति, या 2 या उससे अधिक राज्यों का क्षेत्र मिलाकर एक नए राज्य के गठन करने की संसद की शक्ति। अब ये जो कार्य होगा संसद के द्वारा जो किया जाएगा, इस संदर्भ में क्या है कि 2 शर्तों का पालन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 शर्तों का पालन होना चाहिए। 2 शर्तों का पालन, 2 शर्तों का पालन होना चाहिए। ये 2 शर्तें क्या हो सकती है? सबसे पहला क्या होगा कि इस तरीके का कोई भी जो विधेयक होगा, यानी कि जो नाम बदलना हो, कुछ भी करना, जो 5 पॉइंट हम लोगों ने देखा है, तो इस प्रकार के, यानी कि जो ऊपर हम लोगों ने अगले पिछले पेज पर लिखा, इस प्रकार के प्रावधान का विधेयक जो संसद में लाया जाएगा, इस प्रकार के प्रावधान का विधेयक संसद में राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही आएगा। किसके अनुमति के बाद? तो संसद में राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही लाया जा सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद लाया जाएगा। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद क्या होगा? लाया जा सकता है। यानी कि यदि उपरोक्त 5 में से कोई भी काम करना हो, अर्थात किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना हो, किसी राज्य के क्षेत्र को कम करना हो, किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य का नाम बदलना हो, या 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्र को मिलाकर एक नए राज्य का गठन करना हो, तो इस संदर्भ में कोई भी विधेयक जो संसद में लाया जाएगा वो किसकी अनुमति के बिना नहीं, तो जब तक राष्ट्रपति महोदय उस पर अपनी अंतिम स्वीकृति नहीं देंगे तब तक ये विधेयक नहीं लाया जाएगा। और दूसरा इस संदर्भ में क्या होगा कि प्रभावित राज्य से भी पूछा जाएगा। जो प्रभावित राज्य से पूछा जाना, प्रभावित राज्य से पूछा या सहमति लेना। सहमति, प्रभावित राज्य से पूछना या सहमति लेने का अर्थ है कि राज्य विधायिका से अनुमति। राज्य विधायिका की क्या होनी चाहिए? राज्य विधायिका से। इसका अर्थ क्या हुआ? राज्य विधायिका से। तो संवैधानिक प्रक्रिया जो है यही है कि उपरोक्त 5 में से कोई भी कार्य यदि संसद को करना हो तो पहला क्या है कि इस प्रकार के प्रावधान का कोई भी विधेयक संसद में राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही लाया जाएगा, और जो राज्य इन 5 प्रक्रियाओं से प्रभावित होगा उससे पूछा जाएगा, राज्य विधायिका से अनुमति ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि यदि राज्य विधायिका अनुमति नहीं देती है, यदि राज्य, यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि यदि राज्य विधायिका अनुमति नहीं देती है, विधायिका अनुमति नहीं देती है, तो भी संसद इसे करने में समर्थ है। अनुमति क्या है? राज्य विधायिका अनुमति नहीं देती है, अनुमति नहीं देती है तो भी क्या है? तो भी इसे करने में संसद समर्थ है। संसद क्या है? समर्थ है। संसद समर्थ है कहने के पास अर्थ हुआ कि संसद को यह अधिकार है कि अगर राज्य विधायिका अनुमति नहीं भी देती है तो भी संसद उपरोक्त 5 कार्य कर सकते हैं। लेकिन चूंकि जो है सो भारत एक संघ राज्य क्षेत्र है, केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है, तो यदि राज्य की सहमति मिल जाती है तो बेटर होता है, तो केंद्र और राज्यों के बीच तनाव की स्थिति नहीं बनती है। लेकिन यदि राज्य इस पर सहमति ना भी दें तो भी संसद इसे करने में सक्षम है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जैसे मैंने पहले ही कहा था
कि क्या अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो संविधान, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो संसद की शक्ति है उसे 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है, इसको ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन की तहत ही हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या आर्टिकल जो 2 है और जो आर्टिकल क्या है 3 है, तो आर्टिकल 2 और 3 में प्राप्त संसद की जो शक्ति है, प्राप्त संसद की शक्ति क्या है, संसद की शक्ति, प्राप्त संसद की शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद किसके तहत 368, क्योंकि अनुच्छेद 368 में ही विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधन की प्रक्रिया का क्या है, वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत क्या है, तहत संशोधन माना जाएगा या नहीं, संशोधन माना जाएगा या नहीं, माना जाएगा। मैं क्वेश्चन टैग लगा देता हूं, तो इसका अर्थ यही हो गया कि माना जाएगा या फिर नहीं। तो इस संदर्भ में आपको ये ध्यान में रखना है कि संसद के जो आर्टिकल 2 और 3 के तहत शक्तियां प्राप्त है, और क्या शक्तियां वो आपने देखा है, तो इसको जो है अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत क्या है कि संशोधन नहीं माना जाता है। सबसे पहला तो यही याद रखेंगे कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है। तो अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि अनुच्छेद 368 के तहत इसे संशोधन नहीं माना जाता है तो फिर क्या है ये, तो ये जो है ना एक सामान्य बहुमत की प्रक्रिया से और सामान्य विधायी प्रक्रिया से होता है। सामान्य बहुमत या विधायी की प्रक्रिया से, सामान्य बहुमत या जो सामान्य विधायी प्रक्रिया होती है, सामान्य विधायी प्रक्रिया उसके द्वारा होती है, विधायी प्रक्रिया के द्वारा। जैसे आप देखेंगे प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 368 में क्या है कि विशेष बहुमत से जो संविधान संशोधन होता है उसका प्रावधान है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें विशेष बहुमत और अधिकांश आधे से अधिक राज्यों के सहमति की जरूरत होती है, तो वो और विशिष्ट प्रकार का संविधान संशोधन हो जाता है। तो इन दोनों में से किसी भी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है, बल्कि ये जो है 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है और सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई विधेयक संसद के, इस संदर्भ में कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। एक सदन से सामान्य रूप से पारित होने के बाद दूसरे सदन में पारित होगा सामान्य तरीके से, और फिर वो पारित होने के बाद राज्यों की सहमति के लिए जाएगा या राज्य की उस पर सहमति ली जाएगी राज्य विधानमंडल से। राज्य सहमति दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि राज्य सहमति नहीं देते हैं तो भी संसद को यह शक्ति है कि अनुच्छेद 3 में शामिल जो 5 प्रावधान है उसके संदर्भ में वो कार्य कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है, जैसे मैंने पहले ही बताया, इसके लिए जरूरी है कि उससे पहले कोई भी जो विधायी प्रक्रिया अनुच्छेद 3 के तहत शुरू होगी संसद में, वह विधायी प्रक्रिया वाला विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से आनी चाहिए। जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होगी तब तक इस प्रकार का कोई विधेयक संसद को लाने की शक्ति नहीं है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो आज जो है सो मैं इतना ही रखूंगा। तो आज आपने क्या है कि 3 चीज़ों के बारे में समझ लिया है कि जो अनुच्छेद 1 है उसमें क्या क्या अर्थ निहित है, दूसरा अनुच्छेद 2 में जो संसद की शक्ति है किस तरीके से किन चीज़ों का प्रावधान शामिल है उसके बारे में है, फिर जो अनुच्छेद 3 है इसमें क्या शामिल है और उस संदर्भ में संसद की क्या शक्तियां हैं, किस तरीके से विधायी प्रक्रिया होगी उसके बारे में आपने जान लिया है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि क्या भारत संसद को यह अधिकार है कि किसी राज्य क्षेत्र का जो भारतीय भूखंड है किसी दूसरे देश को
दे सकता है या नहीं। इस तरीके का प्रश्न हुआ। बड़े राज्य बनाम छोटे राज्य। 1950 के बाद जो राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया है वो, जो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में अंतर है वो, और जो फिर जो विशेष राज्य के दर्जा का प्रावधान है, इन सारे सेगमेंट पर हम कल लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि अभी आप तक ने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और मिलेंगे कल इसी सेशन में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। मिलते हैं हम लोग कल।